हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उन्हें क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, सवाल आता है कि सर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं। ठीक है, दो वोलेटाइल कंपोनेंट लिए ए एंड बी, उनको मिला दिया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। ठीक है, ए एंड बी का ये क्या सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ क्या होगा? वेपर प्रेशर, क्योंकि ये वेपर फॉर्म करेगा। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करना है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट हम इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करेंगे, और जो एक्सपेरिमेंट हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर या ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया। ठीक है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वेपर प्रेशर है उसको मैं लिख रहा हूँ पी ऑब्जर्व्ड। पी ऑब्जर्व्ड, उसकी वैल्यू निकाल ली एक्सपेरिमेंटली। अब क्या करना? राउल्ट्स लॉ से फॉर्मूला लगा के, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला था ना, पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स वी, फॉर्मूला लगा के वेपर प्रेशर मेजर किया राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, वहां से जो वैल्यू आई उसको मैं लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर जो वैल्यू आई उसको मैं लिख रहा हूं पी राउल्ट्स। ठीक है, पी राउल्ट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेजर कर लिया ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, और जो राउल्ट्स में मेजर किया हुआ है पी राउल्ट्स। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, जो राउल्ट्स से वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की, उससे क्या पता चला कि मींस ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। कि भाई जो राउल्ट्स लॉ से हमने फॉर्मूला लगा के वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया और जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वेपर प्रेशर सेम आ रहा है, मींस सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू पी राउल्ट्स। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ से डिटरमाइंड वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, अब मान लो जो हमने राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया फॉर्मूला लगा के, वो इस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की इक्वल नहीं आया, मींस ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। वो सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वेपर प्रेशर होगा और राउल्ट्स लॉ के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर दें। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने के क्या मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, और राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेट वेपर प्रेशर उसके इक्वल आएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करने का क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन आइडियल सॉल्यूशंस की क्या? द सॉल्यूशंस which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions. ठीक है, राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं
और इंटर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, उनको हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है, वही कि पी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, तुम्हें पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू पी राउल्ट्स, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले कौन कौन से थे, एक फॉर्मूला ये था कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे वही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे मैंने आइडियल सॉल्यूशन तैयार किया, एक वोलेटाइल कंपोनेंट लिया ए, ठीक है, एक दूसरा वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया बी, ठीक है। दोनों को मिला के क्या तैयार करेंगे हम, सॉल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बन गया एक सॉल्यूशन। इसमें ए भी है बी भी है सॉल्यूशन, ठीक है। ए को आप एज ए सॉल्यूट ले सकते हो, बी आपने सॉल्वेंट ले लिया, और दोनों को मिलाओगे तो क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल गोज टू सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन बन गया। अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो ए और ए के बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है इक्वल होते हैं बी बी इंटरमोलिकुलर फोर्स के, और ए एंड बी बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इक्वल होता है ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स के, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ पहला पॉइंट कि क्या ए इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स, या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स लिख सकते हो, और ये किसके इक्वल होगा, ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स की, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गोज टू सॉल्यूशन। ये कहना ये चाह रहा है कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेम होंगे। जो सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वही सेम रिएक्टेंट साइड होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट में होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या कि आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे ए एंड बी को मिलाया सॉल्यूशन बनाया, तो ए एंड बी के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेम होना चाहिए, और वही अट्रैक्टिव फोर्स किस में होगा, ए बी में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की। दूसरी प्रॉपर्टी, आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच मिक्सर की वैल्यू होती है 0। डेल्टा एच मिक्सर की वैल्यू होती है 0, मीन्स जब हम इनको मिलाएंगे और ये सॉल्यूशन तैयार करेंगे, हीट न तो रिलीज होगी
और ना हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट में जो चेंज है वो होगा ज़ीरो, डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको समझे कैसे सर कि डेल्टा ज़ीरो कैसे? ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा। तो ये इसको मैं ये रिएक्शन ले रहा हूँ, देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़े थे, ठीक है, कि डेल्टा एच कैसे निकलता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा था, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, वैसे तो डेल्टा एच ज़्यादातर केसेस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट था। ठीक है, तो वहीं से मैं रिलेट करके समझा रहा हूँ क्या, कि डेल्टा एच रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी माइनस प्रोडक्ट्स के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, वो होता है डेल्टा एच। ठीक है, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, या फिर आप इसको सीधी में वैल्यू ही लिखूंगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है क्या, कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, वो क्या देगा, डेल्टा एच। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर, अब क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें ये इंटरमोलिकुलर फोर्स से ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स से ब्रेक हो रहे हैं, तो मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सेम हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम हैं, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी प्रोडक्ट साइड में लगेगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को देखोगे तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स टूट रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ये हमने ब्रेक करना है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला के हमने सॉल्यूशन तैयार किया, तो एक तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट के केस में जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स है उतना ही प्रोडक्ट के केस में है। मतलब रिएक्टेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी प्रोडक्ट के इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में एनर्जी लगेगी। डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो उस वजह से डेल्टा एच मिक्सर की वैल्यू क्या आई, जीरो आई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला अट्रैक्टिव फोर्स सेम होते हैं, दूसरा डेल्टा एच मिक्सर की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि डेल्टा वी मिक्सर इज इक्वल टू जीरो। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, डेल्टा वी मिक्सर इज इक्वल टू जीरो। मीन्स जब हम इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन तैयार करेंगे या फिर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाओगे उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। ये है तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है डेल्टा एस मिक्सर। एस है यहाँ पे एंट्रोपी रैंडमनेस। क्या है, एंट्रोपी या फिर रैंडमनेस। ठीक है, अब एंट्रोपी में चेंज, अब क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला रहे हैं, सॉल्यूशन बनेगा तो इस केस में हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है। ठीक है, इसको अगर आप समझना चाहिए तो मैंने एक ही कलर की पेन से यूज कर ली है। ठीक है, जैसे सॉल्यूट में अलग कलर की पेन से यूज करता और सॉल्वेंट अलग कलर के पेन यूज करता, फिर जब दोनों को मिलाता तो आपको दिख जाता कि रैंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, और वैसे जब भी हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ती है, क्योंकि दो चीज़ें मिल रही है तो ज़्यादा रैंडम होगा ना सॉल्यूशन। अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन जीरो।
ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस मिक्सर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, इस आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब सॉल्यूशन बनेगा तब 5 डेल्टा जी मिक्सर, डेल्टा जी, ठीक है, गिव्स एनर्जी में चेंज। अब सॉल्यूट मिल रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन मीन्स ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 या नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा जी मिक्सर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो डेल्टा एस मिक्सर क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सर क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सर 0, डेल्टा वी मिक्सर 0। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ होंगे सिमिलर। ये 5 चीज़ें आपने ध्यान रखनी अच्छे से। ठीक है, कि आइडियल सॉल्यूशंस में रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड अट्रैक्टिव फोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। डेल्टा एच मिक्सर की वैल्यू 0, डेल्टा वी मिक्सर की वैल्यू 0, डेल्टा एस मिक्सर ये ध्यान रखना है ग्रेटर देन 0, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉल्यूट मिलाएंगे, और डेल्टा जी मिक्सर होगा लेस देन 0, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है। 5 चीज़ें आपने ध्यान रखनी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। देखो हेक्सेन हेप्टेन एक कार्बन का फर्क है। ठीक है, दोनों ही नॉन पोलर है, आप देख सकते हो अट्रैक्टिव फॉर अप्रोक्सीमेट सिमिलर है। ठीक है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट ब्रोमोमेथेन, सॉरी ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन, यहाँ भी ज्यादा फर्क नहीं, ब्रोमीन है या क्लोरीन है। बेंजीन प्लस टोलुइन, यहाँ भी एक कार्बन का फर्क है। ठीक है, सिमिलर अट्रैक्टिव फोर्स वाले कंपोनेंट जब हम मिलाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। हेक्सेन हेप्टेन, ब्रोमोएथेन क्लोरोएथेन, बेंजीन टोलुइन। और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हैं, एक और आप लिख सकते हैं CCl4 प्लस SiCl4। यहाँ भी देखो कार्बन और सिलिकॉन एक का ही फर्क है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है आइडियल सॉल्यूशंस की। ध्यान क्या रखना, होता क्या आइडियल सॉल्यूशन, वो 5 प्रॉपर्टी और ये 4 एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, हेक्सेन हेप्टेन ब्रोमोएथेन क्लोरोएथेन बेंजीन टोलुइन CCl4 SiCl4 एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशंस के। ठीक है, चलिए मैं रुकूंगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।